शिकायत है। अब इन 75 महिलाओं को ध्यान, उन 75 में से, जबकि सच क्या है कि 100 में पुलिस वाले से बात कर लीजिए, एक ही सेंटेंस बोलता है कि 90% झूठे मामले आते हैं। जबकि सच क्या है कि 100 में अगर 80 लोग पिट रहे हैं तो 75 महिलाएं पिट रही हैं। उन 75 में से मैक्सिमम एक शिकायत कर पा रही है, और कुछ लोग जो नहीं पिट रहे झूठी शिकायतें भी कर रहे हैं। अब इन 75 महिलाओं को ध्यान रखते हुए आपने कानून बनाया कि अगर कोई महिला शिकायत करती है तो हम मान के चलेंगे कि सच्ची शिकायत है। पति को साबित करना पड़ेगा कि मैंने नहीं मारा। हमारे देश के कानून में जनरली जो शिकायत करता है उसे साबित करना होता है कि मेरे साथ गलत हुआ। कल को आपकी चोरी हो जाए कुछ और आप पुलिस पे कंप्लेंट करें, आपको साबित करना पड़ेगा मेरी चोरी हुई है। लेकिन महिलाओं के मामले में महिला ने कंप्लेंट कर दी किसी पुरुष के खिलाफ, पुरुष को साबित करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि महिला को कुछ बेसिक प्रूफ देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि मना है तो किसी पे लगा दिया। अगर कोई महिला कहे कि इस पुरुष ने बदतमीजी की, छेड़खानी की या बलात्कार हुआ, तो पुलिस पूछेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि एफआईआर तुरंत नहीं करनी है, पहले एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कुछ ऐसा प्रमाण बताओ जिससे लगे कि ये संभावना है। कुछ मैसेज दिखाओ, कोई फोन कॉल आई हो तुम्हारा, हम फोन का रिकॉर्ड मंगवाते हैं, कितनी बार इसने फोन किया तुम्हें, कितनी बार मैसेज किया, क्या मैसेज किया, कुछ रिकॉर्ड दिखाइए हमें तो हम उस पर अनुमान करें। अगर वो छेड़ता है, बदतमीजी करता है, या बताओ किस दिन किस लोकेशन पे उसने परेशान किया, हम आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेते हैं, कुछ तथ्य दो। अगर उसके पास एक भी तथ्य नहीं है तो पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यदि वो कहती है कि ये मैसेज देखिए, उसके यहाँ सारे सारे मैसेज, और मैसेज पढ़ के साफ दिख रहा है, तो पर्याप्त प्रमाण है। बहुत सारे मिस कॉल दिख रही है उसकी, एक दिन में 140 मिस कॉल है, तो पता लग रहा है कि पागल आदमी है, खिसका हुआ आदमी है, कोई काम ही नहीं है इसके पास, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्या करते हो, फोन करता हूँ, अरे यार रोजगार है मिस कॉल करना, मैं मिस कॉलर, ये कोई बात हुई? तो फिर केस बनेगा। लेकिन यदि महिला के पास कुछ बेसिक तथ्य हैं और कंप्लेंट कर दी, तो उस पुरुष को साबित करना पड़ेगा कि उसने ऐसा नहीं किया, वरना सजा होनी तय है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना होता है कि वंचित वर्गों के पक्ष में कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको कानून की दुनिया में थोड़ी सी एज मिले। कभी कभी उसका भी मिसयूज होता है, तो क्योंकि प्रशासन में वो लोग ज्यादा हैं जो वंचित वर्गों को वंचित नहीं मानते, इसलिए प्रशासन से न्याय पाना आसान नहीं है। तो कानून ऐसे बनाए जाते हैं कि वंचित वर्गों के लिए न्याय पाना आसान हो जाए। और किसी भी समाज में दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, झगड़ा चलता है। अमेरिका तो बहुत विकसित देश है, वहाँ अश्वेतों को पिछले कुछ समय में आपने देखा कि पुलिस ने कैसे मारा, जान से मार देते हैं। वहाँ भी तो नफरतें खूब आपस में फैली हुई है ना, खूब नफरत है और डेवलपमेंट भी है। वहाँ अश्वेतों को मुख्यधारा में शामिल किया गया, ये भी दिखेगा, उसके बाद भी गैप है, ये भी दिखेगा। किसी किसी अमेरिकी शहर में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे यहाँ भी होता है कि मुख्य सड़क के एक तरफ सफेद बस्ती है, एक तरफ अश्वेत बस्ती है, और अश्वेत बस्ती को देख के ही समझ में आ रहा है कि अश्वेत बस्ती है। मैं बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, अमेरिका के शानदार शहरों में सबसे मुख्य सड़क के दाईं तरफ और बाईं तरफ में अंतर दिख सकता है। ये सोच के लगता है अच्छा ये हाल है, हमारा उससे खराब है, हम उससे अच्छे नहीं है इस मामले में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकसित देशों में भी आपको ये अंतर दिख जाएगा, इस चीज से कोई बच नहीं पाता है, वो भी नहीं बच पाते हैं। जिस दिन आप इंग्लैंड पहली बार जाएं, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ एक काम करना, लंदन जब भी जाएं जीवन में पहली बार, लंदन से मेट्रो पकड़ के एक जगह है साउथ हॉल, वहां जरूर चले जाना। ठीक, वहां 1 घंटा घूमना बाजार में, बस आपको सार समझ में आ जाएगा। साउथ हॉल का मतलब है लंदन का पंजाब। वहाँ पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग भरे पड़े हैं। आप मुख्य सड़क पर, आप सोचिए लंदन में मेन रोड पर गोलगप्पे की रेडी मिल जाएगी आपको, एकदम। मैंने खुद खाए गोलगप्पे वहाँ पर, गोलगप्पे के बहुत सारी दुकानें हैं, सब गोलगप्पे लगे हुए हैं, चाट पकौड़े की दुकानें लगी हुई हैं, सलवार सूट की दुकानें लगी हुई हैं, कुर्ते की दुकानें लगी हुई हैं, सब कुछ है वहाँ पर। और चिकन भी लटका हुआ वैसे ही जैसे दिखता है दिल्ली में, ठीक वैसे दिख रहा है। आप वहाँ जाके अगर अंग्रेजी में बात करेंगे लोग समझ नहीं पाते, कहाँ से आए हो भाई, कौन देश से आए हो, तो वहाँ आपको हिंदी उर्दू पंजाबी में ही बात करनी होती है। वहाँ की सफाई व्यवस्था और लंदन के किसी भी और इलाके की सफाई व्यवस्था देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा, जमीन आसमान का। तो ऐसा होता है ये, मतलब उच्च और निम्न वर्ग के झगड़े बड़े स्थायी झगड़े हैं, इसमें कोई एक व्यक्ति क्या कर लेगा। अब कूलिंग ठीक है, आगे बढ़े, चलिए रजाई से बाहर निकल जाओ आप लोग। चलो आखिरी टॉपिक, राइट टू इंफॉर्मेशन से पहले जो कि हम कल करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। इसके लिए हिंदी में निकाला गया है सेवा प्रदाय की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी यानी कि सेवा प्रदाय की गुणवत्ता। तो देखिए इस टॉपिक में क्या अपेक्षा आपसे है। तो सबसे पहली बात हम समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में ये बात हमारे सामने आ रही है, इस बात का जिक्र हुआ ही क्यों। दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के कंपोनेंट्स यानी कि उसके तत्व क्या क्या हैं, कौन कौन से तत्व शामिल हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने या उस पर काम करने की दुनिया में। तीसरा देखेंगे कि इस पर अब तक क्या क्या प्रयास हुए हैं, और जब प्रयास की बात करेंगे तो उसमें एक विशेष प्रयास का जिक्र करेंगे। ये शब्द शायद आपने सुना हो, सेवोत्तम, सुनने को मिला कभी? सेवोत्तम क्या होता है, नहीं सुना? ये भी किताबों में ही है, अच्छा। सेवोत्तम मॉडल, अच्छा मैंने जब बुक में पढ़ा था मुझे लगा सारा देश जानता है, मैं नहीं जानता हूँ जब पहली बार पढ़ा था। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप भी नहीं जानते हैं। और अब यह है कि अन्य उपाय इस संबंध में क्या हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 5 बातें इसमें देखेंगे और उसके साथ ही ये बोरिंग टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा।
चलिए, कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ज़माना बदल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि भारतीय पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में आपको एक दो अंतर जो साफ दिखेंगे। एक अंतर है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति दुनिया भर में बढ़ रही है। हर देश का इलेक्शन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे होता है। और यहाँ मोदी, मोदी के सामने कौन? और मोदी जी कहेंगे मैं नहीं तो कौन बे? कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे राहुल गांधी, लेकिन लोग, बाकी लोग नहीं, हम समर्थन नहीं करेंगे। नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, या वो स्टालिन साहब आएंगे, या तेलंगाना वाले क्या नाम है उनका, राव साहब आएंगे। रमैया नहीं, राव नाम है। हाँ, कुछ भी बोल दोगे। कर्नाटक में रमैया है, सिद्धारमैया है। रमैया से फिल्मी गाना याद आता है, रमैया बस्ता भैया, जैसे कि वो गाना लगे। तो हो क्या गया कि प्राइवेट कंपनियां पहले भी इस बात को लेकर बहुत चौकन्नी रहती थी कि हमारी सर्विस जो हो इतनी शानदार हो कि कस्टमर हमारे साथ काम करना चाहे, उसको ये एहसास हो कि यहाँ से अगर हमने सर्विसेज ली तो हम फायदे में रहेंगे। कि एरोगेंस और धौंस में रहती है कि चाहिए तो ले ले भाई, नहीं चाहिए तो ना ले। बिजली सिर्फ हम देते हैं, कोई और देता नहीं। चाहिए बिजली, आप क्या बोलेंगे? चाहिए बिजली भाई। आज से 20-30 साल पहले जो हाल था ना, सारी महत्वपूर्ण सेवाएं केवल सरकार के पास थी। टेलीफोन लगवाना सरकार में जाओ, बिजली चाहिए सरकार के पास, हर चीज़ सरकार के पास। और सरकारी ऑफिस में जाके काम करवाना अपने आप एक प्रोजेक्ट होता था, परियोजना। इस महीने में 3 परियोजनाओं पर काम करने वाला हूँ। एक तो मुझे फ़ोन लगवाने अपने घर में, ये पहली परियोजना है। 10 चक्कर काटेंगे, कहाँ का रिश्वत देंगे, कहाँ का माथा पटकेंगे, कहाँ का माथा टेकेंगे, उसके बाद जाके फ़ोन लगेगा, वो घुमाने वाला, ऐसे वाला। ये हालत थी 20 साल पहले तक। इसके बाद सरकार ने क्या किया, कॉम्पिटिशन करना शुरू कर दिया। और उसकी वजह के कॉन्टेक्स्ट बदला दुनिया भर में। कैसे बदला कॉन्टेक्स्ट? सबसे पहले दुनिया में प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ, निजीकरण हुआ। और निजीकरण में जैसे ही कुछ काम निजी हाथों में गए, लोगों को पहली बार स्वाद लगा क्वालिटी का। कि जैसे मैं पासपोर्ट बनवाने गया आज से करीब 10 साल पहले, मतलब उसके पहले एक बार बनवाया था, लेकिन तब वैसे ही बनवाया था सरकारी लाइन में लग के। फिर जब मैं गया अगली बार, इसमें ये पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो गया था उस समय, मैं जिस माइंडसेट से गया था, इस भाव से कि आज का पूरा दिन खराब होगा, सिर में दर्द होगा, क्रोसिन में जेब में रख के ले गया था कि सिर इतना भारी हो जाएगा, इतनी लंबी लाइन होगी, इतना गंदे तरीके से बोलेंगे वो लोग। अंत में मैं साल में एक बार क्रोसिन खाता हूँ, मेरा सिर फटने लगता है। साल में एक बार होता है, मैं उस दिन लेके जाता हूँ साथ में, जो सरकारी ऑफिस जाता हूँ तो लेके गया था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मैं जो बता रहा था आपको, मैं खुद बाहर निकल आया। मैंने कहा भाई, मैंने पूछा चौकीदार से, मैंने कहा पासपोर्ट बनवाना है मुझे? बोला हाँ जी वही। मैंने कहा यार तो कैसी बात कर रहा है, नहीं 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 ये नहीं हो सकता ना। उसने कहा नहीं भाई साहब यही बनता है, मानो मेरी बात, यही पासपोर्ट बनता है। मैंने कहा अच्छा चलो जाके देखते हैं। अच्छा, वो अच्छे से बात करें, मैं बाबा शक के भाव से देखो उनको। उनमें से एक कह रहा सर आइए बैठिए। मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर मैंने उससे पूछा, जैसे मेरा बायोमेट्रिक्स की, मैंने कहा भाई ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकारी काम में लोग बात कर रहे हैं, पहली बात अच्छे से बात कर रहे हैं और बिठा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो उसने बताया सर हम TCS से हैं, हमें आउटसोर्स कर दिया। मैंने कहा अच्छा, आप समझ में आ गया। मैंने बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन अंत में माहौल खराब हो गया। फिर उसके बाद जब ऊपर गए, आ जाओ भी आ जाओ। वो तो है ही अंत में, तो क्या करें? माहौल भाई, सरकार तो सरकार है, माहौल वैसा रहता है। निजीकरण होते ही पहली बार जनता को स्वाद लगा कि सर्विसेज कितनी अच्छी हो सकती हैं। आप एयरटेल पे चले गए, सरकारी फ़ोन की तुलना में आपका फ़ोन खराब होते ही खट से वो लोग तनाव में आ जाते हैं, तुरंत ठीक करते हैं। 4 बार माफ़ी मांगने का फ़ोन करते हैं उसके बाद। आपको लगता है हमसे माफ़ी मांग रहा है कोई फ़ोन करता है, सर आपका फ़ोन ठीक हो गया? आप कह रहे हाँ, तभी तो बात हो रही है। क्या सर हम बहुत माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन आपका खराब हो गया था। सर हमारे लोगों ने ठीक से बात की। हाँ, ठीक से बात की। और सर कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं एयरटेल कंपनी की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। क्या बात है, हमसे माफ़ी मांग रहा है? आज तक किसी ने मांगी हमसे माफ़ी? हम ही मांगते थे हमेशा। तो निजीकरण से व्यक्तियों का स्वाद बदल गया। उनको अपेक्षा होने लगी कि हम भी कुछ हैं। और कॉम्पिटिशन में तो क्लाइंट ही किंग होता है, कंज्यूमर ही किंग होता है, और कंज्यूमर को पहली बार किंग होने का चस्का लग गया। फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया ऊपर से। ग्लोबलाइजेशन होते ही विदेशी कंपनियां भी आने लग गई, वो एक्सपर्ट इस मामले में। और जब विदेशी कंपनी आने लगी और दुनिया भर में लोग यहाँ से जाने लगे, देखने लगे वहाँ सेवाओं का क्या स्तर है, राज्य सेवाएं कैसे देता है, कितने अच्छे तरीके से संवाद होता है राज्य की ओर से। तो केवल प्राइवेट सेवाएं नहीं, जो राज्य की सेवाएं हैं, उन सेवाओं के मामले में भी उन देशों में किस तरह का माहौल है, कितना सकारात्मक माहौल है, जब ये देखा। और तीसरी बात है कि जब हम, एक कंसेप्ट तो वेलफेयर स्टेट का है ही, लेकिन एक कंसेप्ट और है, अगर आपको विचारधाराओं का आइडिया हो तो, जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म जो 20वीं सदी में है ना, 20th सेंचुरी में, उसका नाम है नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद। ये शब्द सुना है आपने? मतलब इसको टेक्निकली बोलते हैं स्वेच्छातंत्रवाद या लिबर्टेरियनिज्म, लेकिन कॉमन पार्लेंस में, सामान्य भाषा में, इसका नाम है नियो लिबरलिज्म या नव उदारवाद। नव उदारवाद ने एक बात बहुत साफ साफ कह दी कि राज्य और व्यक्ति के संबंध वैसे नहीं है जैसे आज तक माने जाते रहे थे। राज्य और व्यक्ति के संबंध में राज्य सेवा प्रदाता है, और जो नागरिक है या व्यक्ति है वो सेवार्थी है, क्लाइंट है। क्लाइंट, सेवार्थी बोलते हैं क्लाइंट को। सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट उसकी सेवाओं से संतुष्ट हो। इसलिए यदि नागरिक राज्य की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो राज्य को कोई हक नहीं है कि वो अस्तित्व में रहे या अपने आप को न बदले। राज्य को बदलना ही होगा, क्योंकि हर नागरिक क्लाइंट है उसका, और क्लाइंट से जितने अदब से पेश आना चाहिए उतना अदब से पेश आना राज्य को सीखना ही पड़ेगा। इससे पहली बार व्यक्ति का महत्व बढ़ा। व्यक्ति को समझ में आया कि हम टैक्स पे करते हैं, मजाक छोड़ना भाई, टैक्स पे कर रहे हैं, उसी टैक्स से उसको सैलरी मिल रही है। आप किसी ऑफिस में जाएं तो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आपको कहना है कि भाई साहब जो हर महीने मोटी पगार आती है ना अकाउंट में 7 तारीख को, वो मेरे पैसे से आती है, मैं टैक्स पे करता हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ मालिक, और मालिक से अदब से बात करते हैं।
ऐसे बोलने से बोल के भाग लेना उसके बाद, तो फिर वो पीटेगा उसके बाद, है ना। अभी ज़माना उतना अच्छा भी नहीं है कि आप बोले और वो कहे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, माफ़ कर दीजिए, अभी ऐसा ज़माना नहीं, लेकिन थोड़ा दूर खड़े होकर बोल के भाग लेना है, ताकि उसको कम से कम पता तो लगे कि ये विचार भी दुनिया में है। विचार तो ठीक ही है आपका, बस लोकेशन गलत है। विचार ये विचार आप अमेरिका यूरोप में बोलेंगे, लोग सलाम ठोकेंगे, सर सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। देखो अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एकदम रिसेंट। मैं अमेरिका में जब था पिछले महीने, तो एक प्रांत है वहाँ टेक्सास। अमेरिका में टेक्सास का वही महत्व है जो भारत में हरियाणा का है। वहाँ का हरियाणा समझ लीजिए, एक से बढ़कर ऊँट और लठेट टाइप के लोग वहाँ रहते हैं, ऐसा प्रांत है। तो मैं वहाँ गया, मुझे घर की मिट्टी की सुगंध भी आ रही थी वहाँ पर, कि जैसे हमारा वहाँ पर टेम्परेचर भी वैसा, मौसम भी वैसा, लोग भी वैसे, बड़ा मजा आ रहा था। मैक्सिको से कट के अमेरिका में ऐसा, तो लठेट लोग एकदम वहाँ के, खेती प्रधान वैसे ही मामला, बड़े बड़े खेत हैं, कार नहीं चलाते, ट्रक चलाते हैं। मैं ट्रक का मतलब छोटा ट्रक होता है, जो जैसे क्या बोलेंगे, नहीं 407 नहीं भाई, कार जैसा, आगे से कार जैसा, पीछे एक वैन सी, जैसे दूध के डब्बे रखे नहीं जैसे, वैसे वाला, उसको ट्रक बोलते हैं वहाँ। तो वहाँ के लोगों के प्रिय वाहन है ट्रक, उसको ट्रक बोलते हैं वहाँ। अच्छा, वो चलाते हुए मुझे एकदम लगा हरियाणा में ही हूँ मैं, मतलब शक्ल भी कुछ वैसी होती है लोगों की, एक स्टाइल में रहते हुए। तो वहाँ उसकी राजधानी ऑस्टिन, तो मैं ऑस्टिन गया, तो मेरा मन हुआ कि वहाँ की विधानसभा देखूँ। तो देखने गया, वहाँ सिविल वॉर जो अमेरिका में हो, उसके बहुत सारे ऐतिहासिक मूर्तियाँ उड़ते हुए मैं 1-2 घंटे देखता रहा बड़े चाव से। फिर विधानसभा के अंदर जाने लगा, तो वहाँ 2 6.5 फुट के पुलिस वाले खड़े थे। मैं और मेरे बड़े भाई साहब थे, तो हम एक मूर्ति को देख के समझ नहीं पाते मूर्ति किसकी है। या तो ऑस्टिन की है जिसने ऑस्टिन की स्थापना की थी, या एक और व्यक्ति था जिसने टेक्सास की स्थापना की थी। हमें डाउट था, और नेम प्लेट थोड़ी सी ऐसी थी कि साफ पढ़ा नहीं जा रहा था। तो मेरे बड़े भैया ने कहा कि इनसे पूछता हूँ। मैंने कहा सोच लो भैया, पुलिस वाले हैं। तो बोले नहीं नहीं, मतलब बाकी हरियाणा है, वैसा हरियाणा भी नहीं है, पूछ लेते क्या दिक्कत है। तो हम दोनों पूछने गए, हमें लग रहा था कि डर के भगा देगा। अब वो सोचे 6.5 फुट के 2 पुलिस वाले, लंबे चौड़े हेट वेट लगा के, और एकदम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद। तो मैं उनसे पूछा एक्सक्यूज मी, तो आए बड़े प्यार से, मैंने कहा व्हाट्स द नेम रिटन ओवर दिस। तो बोला ओह आई एम सॉरी, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई डोंट नो। हमें लगा काहे सॉरी बोल रहा है यार, में सॉरी तो हम हैं कि हमने पूछा आपसे। तो बोला जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। दूसरे वाले के पास गया, उसको भी नहीं पता था, टेक्सास है ना, तो दोनों को नहीं पता था। तो दोनों ने तीसरे को बुलाया, अंदर एक आदमी था तो हिस्ट्री वाले काम कर रहा था, उसको बुलाया, हे ड्यूड प्लीज कम हियर, हे ड्यूड कम हियर। वो आया तीसरा आदमी, दोनों ने पूछा हु इज दिस डूड, जिसका वो चित्र था, ये डूड कौन है, मतलब उसको डूड बोल रहा है। बोला हरियाणा तरीके में, ये डूड कौन है, ऐसे। फिर उस तीसरे व्यक्ति ने बताया, और दोनों को आश्चर्य हुआ, ओह ही इज दिस। फिर हमने बताया कि दिस इज दैट पर्सन। हमने थैंक यू। फिर उसने इतना प्यार से बोला कि आर यू कंफर्टेबल विद द इन्फॉर्मेशन। हमने कहा एनीथिंग एल्स वी कैन डू फॉर यू। मैंने कहा बस तू और मत बोल, हम भारत से आए हैं, दिल्ली पुलिस से मिलते हैं रोजाना, हरियाणा पुलिस से मिलते हैं, तो ऐसे मत करो, जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात तो इतना प्यार से बोले हो भाई। हाँ देखा, मतलब भारत में यदि आप पुलिस ऑफिस में जाएं और आपसे लोग उतना प्यार से बात करें, तो ये एक रेयर घटना है, अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा होता है। मैं पुलिस में जाता हूँ तो मुझसे लोग ठीक से ही बात करते हैं यहाँ पर आजकल। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आम आदमी, जैसे मैं वहाँ पर एकदम आम आदमी था, कोई नहीं जानता था मुझे, उन्होंने मुझसे, और मैं विदेशी भी था, और विदेशी भी किसी बहुत अमीर देश का व्यक्ति नहीं था, उनके लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण देश नहीं है उनके लिए, वहाँ से था। और उन्होंने जिस तरह से बात की, कुछ कुछ वैसा है कि भारत में पुलिस का व्यक्ति किसी भारत की तुलना में गरीब देश से आए किसी व्यक्ति से उतने प्यार से बात करे, जो मेरा ख्याल है कि उतना कॉमन नहीं है। और वो समझना चाहिए, ऐसा थोड़ा कि आपको हर चीज़ में गर्व करने के लिए बहाना चाहिए, कहीं कहीं कमी है उसको मान लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। क्योंकि उन देशों में ये कंसेप्ट आ चुका है कि राज्य सेवा प्रदाता है, और यदि राज्य अपने नागरिकों को सेवाओं से संतुष्ट नहीं कर सकता है, तो राज्य को कोई हक नहीं है कि वो सत्ता में रहे। इस पूरे माहौल ने, और 1991 से भारत में क्या हुआ था, 1991 से भारत में हो गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो स्वाभाविक सी बात थी कि उसके बाद ग्लोबल ट्रेंड्स हमें प्रभावित करेंगे, और जब ग्लोबल ट्रेंड्स ने प्रभावित किया, तो यहाँ के नागरिकों ने कहना शुरू किया कि हमें सिर्फ एप्पल स्टोर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पश्चिम के ब्रांड नहीं चाहिए, हमें पश्चिम जैसा राज्य भी चाहिए जो नागरिकों को सर्विस देता हो, डिलीवरी मैकेनिज्म ठीक हो, सम्मानपूर्ण हो। और उसके बाद से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये विचार आया कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करें। बात समझ में आ रही। कंपोनेंट्स क्या है, आप किसी सरकारी ऑफिस में जब जाते हैं, तो आप जब सर्विस की उम्मीद करते हैं, आप क्या क्या अपेक्षा करते हैं। आपकी एक अपेक्षा ये होती है कि जो सर्विस है अपने आप में क्वालिटेटिव हो, पहली बात तो क्वालिटी ही आप उम्मीद करते हैं, है ना। एक चीज़ है कि गुणवत्ता पूर्ण सेवा मिले, ये तो एक बेसिक बात है। दूसरी बात आप चाहते हैं कि पारदर्शिता हो। पारदर्शिता किस चीज़ में हो, पारदर्शिता एक तो इस चीज़ में हो कि आपको क्या क्या हासिल होगा, क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या प्रतिबद्धताएं हैं उस विभाग की, है ना। नियम, प्रक्रिया, प्रतिबद्धताएं। जैसे अगर लाइसेंस बनने में 7 दिन लगते हैं, तो पता होना चाहिए कि 7 दिन लगते हैं। अब 7 दिन में कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर वो 7 दिन के 3 महीने हो जाएंगे, ये नहीं चलना चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या है सिस्टम, कैसे है, वो पारदर्शिता हो। पारदर्शिता के बाद तीसरा बिंदु आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए क्या हिंदी में कहेंगे हम, एफिशिएंसी के लिए कार्यकुशलता। इसका मतलब जो कमिटमेंट्स थी वो सही समय पर सही तरीके से पूरी हो जाए, सही समय पर सही तरीके से कमिटमेंट जो की गई थी पूरी हो जाए, तो आप निश्चिंत हैं कि क्वालिटी मिल गई। और यदि ऐसा ना हो, तो फिर आपके पास एक हक होना चाहिए कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकें। और अकाउंटेबिलिटी के लिए सही शब्द क्या होता है यहाँ पर, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र हो। जैसे प्राइवेट सेक्टर में है, आपको सर्विस ना मिले, आप शिकायत करें, जनरली उस पर कंप्लेंट पे एक्शन होगा, और जिस व्यक्ति से गलती हुई है उससे माफी मांगेगा, उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, उसकी सैलरी कम हो जाएगी, उसको दबाव रहता है। शिकायत निवारण तंत्र के 3 पक्ष होने चाहिए। पहली बात, जवाबदेही सुनिश्चित हो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसको स्वीकार करते हैं, हमारे ऑफिस में जिससे हुई है हम उसको अपने तरीके से डील करेंगे, लेकिन हाँ कंपनी की ओर से माफी मांगी जाती है कि गलती हुई है।
जवाबदेही दही के बाद दूसरी बात है समाधान होना चाहिए। कोई खाली इतना बोल दे हाँ हमें बुरा लग रहा है, करेंगे कुछ नहीं आपके लिए, तो भी पर्याप्त नहीं है ना। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपको हुई समाधान निकाल दिया। और समाधान काफ़ी है या क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए, क्षतिपूर्ति भी होनी चाहिए, कंपनसेशन भी होना चाहिए। और यदि किसी सिस्टम में ये सारी चीज़ें हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म उस सिस्टम में ठीक तरीके से काम करता है। क्या मैं समझा पाया आपको यहाँ तक? चलिए अब आते हैं तीसरी बात पर कि अब तक प्रयास कौन कौन से हुए हैं इस मामले में, भारत सरकार ने या राज्यों की सरकारों ने क्या प्रयास किए हैं। देखिए क्या क्या प्रयास हुए इस मामले में अब तक। ये प्रयास कौन करता है, तो हमारे देश में डिपार्टमेंट है DARPG है। तो डर पीजी, जिस पीजी में जाने से डर लगे उसको बोलना है डर पीजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, तो प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग, ये नोडल डिपार्टमेंट है जो इस तरह के सारे काम करता है। तो जब भी प्रश्न आए तो इसका नाम 2-3 बार बोल देना है। एक तो उसका बोलना है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट जिसका शीर्षक है नागरिक केंद्रित प्रशासन, उसमें कहा गया है कि, और उसके बाद क्या क्या प्रयास अब तक हुए देखिए। सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए हमने एक काम तो ये किया कि बहुत सारे राज्यों ने, एक होता है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये पारित किए हैं। और किए ही नहीं है बल्कि इनको लागू भी किया है। अब सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया बिना परफॉर्म किए। कर्नाटक में कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी 5-5 की ये करेंगे वो करेंगे, बजट जब निकाला तो 50,000 करोड़ रुपए खर्चा एक साल में, कुल बजट 3 लाख करोड़ का है। उसमें से 1/6 निकल जाएगा इलेक्शन के वायदे पूरे करने में। वायदे भी तो बड़े खतरनाक कर रखे हैं। अच्छे हैं वायदे वैसे, पता नहीं वो इकोनॉमिकली कितने वायबल है। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, ये तो वायदा हर राज्य में हो रहा है, इससे तो कहना मुश्किल है, दिल्ली से निकला है। और क्या किया उसके अलावा, जितनी भी महिलाएं किसी घर में हैं और परिवार की मुखिया हैं उनको शायद 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन है। बेरोजगार व्यक्तियों को पेंशन महीने की 3,000 या 1,500 रुपये अलग अलग उसकी। इसके अलावा एक दो और स्कीम ऐसी निकाली है। और ये सारी स्कीम मिलाकर जो खर्चा हो रहा है वो 50,000 करोड़ रुपए एक साल का हो रहा है। अगर नहीं किया तो अगली बार ऐसा पटकेगी जनता, क्योंकि जनता को खून का चस्का लग चुका है। जनता ने देख लिया सरकार से कैसे काम करवाया जाता है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम पता क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने गारंटी दी है, एक एक्ट पारित कर दिया, दिल्ली में भी एक्ट पारित हुआ कुछ साल पहले। इसमें लिखा होता है कि दिल्ली सरकार, जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार की निम्नलिखित सेवाएं इतने इतने समय में प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होंगी, ये गारंटी दी जाती है। लाइसेंस बनवाना 7 दिन, राशन कार्ड बनवाना 3 दिन, ऐसे गारंटी। और फिर लिखा है कि इन चीज़ों के लिए जो प्रक्रिया है वो साथ में नियमों में है। आपको राशन कार्ड बनवाना है, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाइए, फॉर्म भरिए, 3 दिन के अंदर आपके पास राशन कार्ड आ जाएगा। नहीं आए तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। 3 है कि 7 है, जो भी मैं सामान्य बात कह रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस है, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का एकमात्र तरीका था कि रिश्वत देंगे तो बनेगा। अब भी मैंने सुना कुछ लोग करते हैं, मैं तो बनवाया तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी ना, किसने मुझसे कहा ऐसा। एक बार फेल कर दिया उन्होंने, मुझे ये जरूर हुआ। मैं 25 साल से बाइक और कार चला रहा हूँ, तभी फेल कर दिया। शायद इसलिए किया होगी कुछ मिल जाए, पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हुआ। तो जब फॉर्म भर के मैं वहाँ गया, पता रिटन टेस्ट होगा लाइसेंस के लिए, जबकि मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ लाइसेंस कहीं से बन जाता है, बिना उस राज्य का हुए बन जाता है, बाकी सब छोड़िए। तो दिल्ली में नहीं बनता है, कंप्यूटर पर टेस्ट होता है बाकायदा। और जब मैं टेस्ट देने गया उसमें 15-20 पॉइंट से वही पूछे जाते हैं। हाँ नहीं, क्वेश्चन तो 10 ही होते हैं, 6 ठीक होते पास हो जाते हैं। अब 15 हुए हैं, पहले 10 थे शायद, मैंने 10 दिए थे, अब शायद 15 हुए होंगे। और मैंने पता क्या सीन देखा, यूपीएससी के प्रीलिम्स के हॉल के बाहर जो हाल होता है ना, वैसा हाल वहाँ था। लोग वो किताब लेके ऐसे पढ़ रहे हैं। एक महिला करीब 40 साल की थी, उसका बच्चा साथ में था, वो बेचारी ऐसे पढ़े फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसका बच्चा मेरे पास आया, कह रहा है कि अंकल आपका पहली बार है टेस्ट। तो मैंने कितनी बार होता है भाई टेस्ट? बोला मम्मी 8वीं बार आई है। कितनी बार फेल हो गए। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा प्रीलिम्स तो नहीं कि सीसर का टेस्ट निकले, अंदर के सीसर पूछ रहे था, लड्डू टेस्ट एकदम। अगर आप जा रहे हैं सामने ऐसा कुछ है तो आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन नहीं, क्लिक करना, हो गया, इतना ही था। अरे जो ड्राइव करता है उसको दिक्कत नहीं, जो ड्राइव नहीं करता उसको शायद दिक्कत होगी। तो मेरा तो हो गया, उसने कहा था 6 क्वेश्चन ठीक करने थे, तो मेरे 8 में शायद 6 हो गए। तो उसके बाद आई नवा लिखा कांग्रेचुलेशन यू आर डन। बढ़िया। बाहर निकला, बधाइयों का तांता लग गया, ड्राइविंग लाइसेंस से टेस्ट पास कर लिया आपने। यार बोले बधाई हो, आपका मेंस होगा। मेंस उसके बाद, पर मेंस में क्या करना है, कार चला के बाइक चला के दिखानी है। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। तो 7 दिन बाद एक जगह बुलाया गया, जंगल जैसी जगह, वहाँ टेस्ट होता है, उसके पीछे मतलब थोड़ा सुनसान, वो जंगल जैसा इलाका है दिल्ली में ही। तो बोले कार चलाओ, मैं चला दी, मोड़ के आ गए। बोले बाइक चलाओ, बाइक लेके गए, मोड़ के आना था, मोड़ के आ गए। बोला रिजेक्ट हो गया जी आपका। मैंने क्यों रिजेक्ट हो गया भाई, मैं तो पैर भी टच नहीं हुआ नीचे, वो देखते पैर तो टच नहीं कर रहा नीचे मोड़ते हुए। बोला इंडिकेटर नहीं दिया आपने। मैंने कहा जंगल में किसको इंडिकेटर दूंगा, सुनसान जंगल है, सीधे जाके घूम के आना वापस, किसको इंडिकेटर दूंगा। बोले नाजी कैंसिल हो गया, वो मेरे राज्य का आदमी था, उसकी भाषा समझ सकता। अरे हो गया, कैंसिल हो गया। इफ फिर आना 1 महीने के बाद फिर नंबर आया, तब तक लाइसेंस ही नहीं। इस बार फिर मेरे स्टाफ ने बताया कि सर इंडिकेटर जहाँ भी, तो इस बार में मैंने सोची अब जंगल में जा रहे, इंडिकेटर हॉर्न सब बजा रहे जंगल में। तब जाके वो भाई बोला हाँ अब पास हो गया। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है पूरी, उसमें भी घपला ना हो सके, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी आपके अकाउंट पे, जो आपके एप्लीकेशन है उसमें अपलोड होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ताकि सरकार बाद में चेक कर सके कि किसी को जानबूझ के कैंसिल तो नहीं कर दिया, किसी को ड्राइविंग नहीं आती थी उसको दे तो नहीं दिया लाइसेंस, और जो ड्राइविंग का टेस्ट है वही व्यक्ति ड्राइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब वीडियो बनता है। इसका मतलब ये कि अगर सरकार करने पे आए तो ठीक काम कर सकती है। मतलब मेरा तो लाइसेंस चला गया अलग बात है, लेकिन व्यवस्था तो अच्छी है ना, बाद में तो मिली गया खैर। तो
लोक सेवा गारंटी अधिनियम का मतलब है सरकार गारंटी देगी कौन कौन सी सर्विसेज कितने दिन में मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, और यदि नहीं मिलती है तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। और ये ऐसे एक्ट बहुत सारे राज्यों में है। दिल्ली का एक्ट इस मामले में काफी अच्छा माना जाता है। फिर दिल्ली का सीएम 2 कदम और आगे बढ़ गया, उसने कहा होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो लोग बोले ये क्या मतलब हुआ? तो बोला कि होम डिलीवरी केवल अमेजोन करेगा क्या, दिल्ली सरकार भी करेगी। अब दिल्ली सरकार करती है, और भी कुछ सरकारी करती होंगी, कि घर बैठे सर्विस पाओ, आने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको चाहिए, मान लीजिए कोई डेथ सर्टिफिकेट चाहिए किसी परिवार मेंबर का, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, अगले 3 दिन या 7 दिन जो भी समय है, और आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी डाक की, 50 रुपये के आसपास पेमेंट की। अगले 7 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके पास घर पर सामान पहुंच जाएगा। फिर यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, घर पर बनवाना है, मतलब टेस्ट छोड़ के आपने फॉर्म भर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जमा करने हैं, अब दिल्ली सरकार का एक व्यक्ति घर पे आएगा डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपसे, और वहाँ रसीद देके जाएगा, डॉक्यूमेंट मिल गया आपके, और वहाँ से आपका टाइम शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं कि सरकार का आदमी घर पे आएगा डॉक्यूमेंट लेने के लिए, लेकिन अब कई राज्यों में ऐसा होने लग गया है, क्योंकि हमने ऐसे एक्ट बनाए हैं, और अब सरकार के ऊपर दबाव है कि वो भी अच्छा काम करे। तीसरा है कि ई गवर्नेंस का जो उपयोग होना शुरू हुआ, और ई गवर्नेंस से क्या हुआ, बहुत सारे हमारे काम घर बैठे होने लग गए। पहले जिस काम के लिए राजधानी के चक्कर काटना पड़ता था, वो सारे के सारे काम घर बैठे होने शुरू हुए, चाहे वो फॉर्म भरना हो। और इस मामले में पासपोर्ट एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। फिर जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स होते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, किसी का भी हो, वो सारा एक अच्छी केस स्टडी है। फिर ई गवर्नेंस का बहुत सारी चीज़ों में होने लग गया है, जैसे इंटरस्टेट जो ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में फिर इनकम टैक्स की जो फाइलिंग वगैरह है, आईटी है, जीएसटी है, अब कुछ कागज पे नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। फेसलेस सिस्टम है। पूरे भारत में कौन इनकम टैक्स का ऑफिसर आपको एसेस कर रहा है पता नहीं, वो बता भी नहीं सकता है। आप केवल डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है कौन नहीं, को मतलब इस बात से खत्म हो गया है। और इसलिए इनकम टैक्स फाइलिंग हो, जीएसटी फाइलिंग हो, जो भी ऐसी सर्विसेज हैं, और इसमें लेटेस्ट आपको ई गवर्नेंस में एग्जाम्पल अगर 2 देने हो, सरकार कितना शानदार काम कर सकती है। एक तो आप कोविन ऐप का एग्जाम्पल दे दीजिए, वो तो एक ऐप है ही। आपने कभी डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया है, और डिजी यात्रा का? मैंने डिजी यात्रा का अभी 10 दिन पहले पहली बार इस्तेमाल, 10 तो नहीं 20 दिन पहले पहली बार इस्तेमाल किया। हाँ, अब क्या होता है कि एयरपोर्ट पे आपको डोमेस्टिक फ्लाइट अगर लेनी है, कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अब उसमें क्या करते हैं कि 7-8 गेट है, उनमें से एक गेट पे डिजी यात्रा लिखा हुआ है। करना सिर्फ इतना कि डिजी लॉकर से आपने डिजी यात्रा को जोड़ रखा है, 2 ऐप हैं, और जब भी आप जाने वाले हैं तो आपका जो फ्लाइट में बैठने का बोर्डिंग पास है ऑनलाइन ही होता है, उसको स्कैन कर लिया डिजी यात्रा में। जैसे स्कैन हुआ, अब डिजी यात्रा ऐप ने क्या किया, उस ऐप ने एयरपोर्ट को सूचना भेज दी, आपकी ये फ्लाइट है, उनको पहले से आइडिया है। अब आप जैसे ही एयरपोर्ट जाएंगे, डिजी यात्रा वाले में जाइए, केवल अपने फोन पर वो स्कैन वाला दिखाना है, दरवाजा खुल गया, आप गए। जहाँ लाइन में 50 लोग लगे हैं, यहाँ 1 सेकंड भी नहीं लगा। अंदर सिक्योरिटी की जांच है, लंबी लंबी लाइन है, डिजी यात्रा के लिए एक ऐसी लाइन है जब लाइन है ही नहीं, और जो काम करने में 1 घंटा लगता है, वो काम मुश्किल से 2 मिनट में खत्म हो जाता है, एक ऐप की वजह से। और सरकार उसको प्रमोट कर रही है। डिजी लॉकर आपके पास है, कोई आपसे कह रहा है आधार कार्ड दो, आधार कार्ड आप ओरिजिनल देंगे तो पूरा नंबर चला जाता है, इसमें पूरा नहीं जाता है पर ये वैलिड माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके चलता क्या दिक्कत है, डिजी लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, बात खत्म हो गई। ये जो ई गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, और अभी जो दिल्ली में और पूरे देश में हुआ लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, मैंने एक का जिक्र उस दिन किया था आपसे, जो टोल टैक्स कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा फास्टैग है। एक दूसरा देखिए, इंसानों का चरित्र बदल सकते हैं आप तकनीक की मदद से, हालांकि इंसान फिर उसको भी जुगाड़ निकाल लेते हैं, अलग बात है। दिल्ली में रैश ड्राइविंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोग जब कार में होते हैं तो खुद को भगवान समझ के इतना रैश चलाते हैं कई बार कि सड़क पर अचानक आ जाए, उसकी मौत हो जाए बेचारे की। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, और सब सरकारों ने, क्योंकि रोड टैक्स और रोड टैक्स से जुड़े फाइन राज्य सरकार के कलेक्शन में जाते हैं, तो राज्य को बहुत स्वाद आ रहा है इस चीज़ में। स्पीड लिमिट बनाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, 80 की स्पीड लिमिट, 60 की, 50 की, 40 की, हाईवे पर 100 और एक्सप्रेस पे 120 तक अब पहली बार होने वाला है। और फिर आजकल कैमरे लगते हैं, बड़े शानदार कैमरे। वो कैमरे होते हैं ऐप बेस्ड। उस कैमरे में क्षमता है कि वो दूर से आते हुए वाहन की स्पीड पहचान लेता है, कितनी स्पीड पे है, और कौन चला रहा है उसकी फोटो भी आ जाती है, और गाड़ी का नंबर भी आ जाता है। अब सब गाड़ियां कनेक्टेड हैं राज्य परिवहन निगम के, परिवहन विभाग के वेबसाइट के साथ कनेक्शन पे है। जैसे ही फोटो आपकी खींची, उन्हें मतलब नहीं कि आप है कि कौन है कौन है। पहले क्या करते थे, ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में फोटो के साथ भेजते थे कि आप भी कहना सके मैं नहीं था। दिक्कत क्या थी कि साथ में जो बैठे उसकी फोटो भी आती थी, कई घर टूट गए इस चक्कर में। सच में ऐसा हुआ। अब ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ भी है। भाई कोई किसी के साथ घूम रहा है, तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, अब फोटो खींच के भेज दिया उसके, उसे पापा ने देखी, अरे वो कह रहा पापा सॉरी, तेज के बच्चे, ये कौन बैठी साथ में, तेज से काफी दिक्कत है, तो राजपूत का बच्चा तेज चला चलाएगा, ये कौन बैठी साथ में। अब हो गया काम खत्म। और फिर क्या बुला के लो उसके पापा को, फिर दोनों पापा जूता उता मार रहे हैं दूसरे को, चला मेरे से कट गया। तो फिर दिल्ली सरकार को और सब सरकारों ने समझ लिया, अब वो चेहरा धुंधला करके भेजते हैं। अब एक ही चिंता है कि साथ में कोई बैठा है, ये बस पता लगता है, चेहरा नहीं दिखता है। स्पीड लिखी होती है, और चालान अकाउंट में इकट्ठे होते रहते हैं। आप मत जमा करो, अकाउंट में इकट्ठे होते रहेंगे चालान। और जिस दिन बाइक बेचने, बाइक का तो खैर नहीं होता, कार का ज़्यादा होता है, जिस दिन कार बेचने जाओगे तो पहले चालान क्लियर करने पड़ते हैं, और लोग पूछते हैं कि चालान कितने हैं, तो आता उत्तर आपके जी 48,000 रुपये का चालान है। एक बार का 2,000 रुपये है, 24 कटे हुए हैं आपके पिछले 1 महीने में। तो कार की कीमत का 10-20% हर महीने कट जाता है। अब लोग घबरा रहे हैं बेचारे, इतना महंगा। हालांकि लोक अदालत में सस्ता हो जाता है, जुगाड़ कर लेते हैं लोग, उसका भी रास्ता निकाल रखा है। मुख्यमंत्री ने बोल रखा है, देखो जो ना देने से परेशान मत करना, थोड़ा कम कर देना, जो दे रहा है उससे दे देना, राजस्व बढ़ना चाहिए। अब कुछ राज्यों ने इसको थोड़ा सा कम किया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा कि बहुत सारे लोग जो तेज चलाते थे बड़ा धीरे चलाने लग गए। दिल्ली में आजकल आप पाएंगे लोग बड़ा धीरे चलाते हैं कार, अब बोर हो जाएंगे इतना धीरे चलाते हैं। लेकिन जो शातिर लोग हैं वो तो शातिर हैं, उनको याद हो गया कैमरे कहाँ कहाँ हैं। कैमरे से 100 मीटर पहले तक जैसे कैमरा एकदम ब्रेक लगा, धीरे धीरे चल रहा है। कैमरा भी मुस्कुरा रहा है कि बेटा मुझे पता तो है, पिछले कैमरे इस कैमरे के बीच में 5 किलोमीटर तो 3 मिनट पूरे कर दिए।
और वहाँ भी स्लो था, यहाँ भी स्लो है। मैं सारी टाइमिंग काउंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा। अभी काउंट हो रहा है, वो भी भविष्य में वो भी हिसाब करेंगे तुम्हारा, पर अभी हम कुछ बोल दे रहे हैं। अब आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस 300 किलोमीटर का है, स्पीड लिमिट है 100, सब चलाते हैं 150, 160, 180, 200, 225 पे चलाते हैं। इतनी सुंदर सड़क है। अब नया नियम क्या बना दिया, 3 घंटे से पहले पार की तो फाइन लगता है, क्योंकि 100 की स्पीड है भाई, 100 की स्पीड 300 किलोमीटर 3 घंटे लगने चाहिए। तो खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, चलाएंगे 150 पे, फिर रेस्टोरेंट बाहर रुक जाते हैं 1 घंटा, खाते पीते बड़े, फिर 150 पे चलाते हैं, और 3 घंटे में पूरा। और उसी में 4 खिलाड़ी वो थे जो व्हाट्सएप लाइव, फेसबुक लाइव कर रहे थे, अरे 225, अरे 225, अरे मर गया, देखा था आपने? वही वही खेल था। तो ये जो है कि कैमरे लगा दिए और लोगों की ड्राइविंग की स्पीड कम कर दी, इसको बोलते हैं चरित्र का परिवर्तन। अगर ऐप का इस्तेमाल ठीक से हो तो यहाँ तक हो सकता है। हालांकि एक नई ऐप बन गई हाल ही में, वो ऐप लगा लो अपने फोन में, मैप के साथ, गूगल मैप के साथ। वो ऐप पता क्या बोलती है, आगे से दाएं मुड़े, 500 मीटर के बाद दाएं मुड़ना है, वो तो बोलती है। उसके बाद क्या बोलती है, 300 मीटर के बाद कैमरा है, धीरे कर लो, कैमरा आने वाला है, आने वाला है, आ गया, धीरे करो। और फिर बोलता है बच गया, अब चलाओ। ऐसी ऐप भी आ गई है। अब सरकार ने कैमरे लगवाए और एक ऐप आ गई, उसने उसका तोड़ निकाल दिया। तो ये है, लेकिन ई गवर्नेंस आप समझ सकते हैं, बहुत शानदार चीज़ है। अगर ई गवर्नेंस का प्रयोग ठीक से हो तो अधिकांश मामलों में, ई गवर्नेंस का प्रयोग शुरू करने में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग किए थे, अभी समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मोटा मोटा ध्यान रखिए ऐसे कुछ प्रयोग उन्होंने किए थे। चौथी बात है कि सरकार ने कॉम्पिटिशन इसमें शुरू किया, और कॉम्पिटिशन से गुणवत्ता अपने बढ़ती है। जो मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, यहाँ दे दीजिए। सबसे पहले क्या किया, एलपीजी के सिलेंडर्स की कंपनी में, इसी को क्या बोलते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं कंपनी, कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, जैसे पोर्टेबिलिटी, सॉरी। तो एलपीजी के कनेक्शन में पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दे दिया। फिर जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं सरकारी ही, उनमें इंटरनल कॉम्पिटिशन हो गया कि सरकार की 3-4 कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, पर उनमें आपस में कॉम्पिटिशन, न्यू इंडिया है, और ओरिएंटल इंश्योरेंस है, तो इन सब में कॉम्पिटिशन शुरू किया। ये बात है 2000 के दशक की शुरुआत की। तो पहली बार कॉम्पिटिशन क्या हुआ, सरकारी कंपनियों में आपस में किया गया इंश्योरेंस। हाँ, ये आई है, ये एन है। इंश्योरेंस के बाद लिखे कॉम्पिटिशन, COMP डॉट, हो गया। एलपीजी पोर्टेबिलिटी, इंश्योरेंस कॉम्पिटिशन, और सरकारी कंपनियों में कॉम्पिटिशन। और जैसी कॉम्पिटिशन हुआ, सबको रेवेन्यू, प्रॉफिट, वो सब चिंता होनी शुरू हुई। पांचवी बात है प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने तय कर लिया कि जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उसको छोड़ के बाकी सब एरियाज में हम प्राइवेटाइज करेंगे। और इसमें हमेशा सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, टेलीकॉम सेक्टर का है। अब सिविल एविएशन हो गया, सिविल एविएशन यानी जो हवाई जहाज वाला है, उड़ान वाला, सिविल एविएशन डिफेंस का छोड़ के जो यात्रियों की उड़ानें हैं उनका हो गया। अब रेलवेज में हल्का हल्का शुरू हुआ है। जैसे आपको पता होगा भारत की पहली ऐसी ट्रेन जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है कौन सी है, तेजस है। अभी तेजस का प्रयोग शायद सफल हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है, कम से कम शुरुआत तो है। और कुछ ट्रेन ऐसी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, रेलवे को अपने ट्रैक का किराया मिलता रहे, रेलवे को सारा किराया मिले, वो कंपनी एक सर्विस चलाए, उसमें जो प्रॉफिट कमाएगी, कम से कम से कॉम्पिटिशन बढ़ता है और उस कॉम्पिटिशन का फायदा सबको मिलेगा। इन सब के अलावा अंतिम बात लिखनी है, सेवोत्तम मॉडल। ये सेवोत्तम एक मॉडल का नाम है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे अलग पॉइंट के रूप में। कोई पूछे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया, ये सब बात लिखनी है आपको उसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि सेवोत्तम मॉडल क्या है, और ये सेवोत्तम मॉडल क्यों आया, क्योंकि सिटीजन चार्टर का सिस्टम थोड़ा सा फेल हो गया, इसलिए इस मॉडल को लाया गया। तो क्या है सेवोत्तम, सबसे पहली बात, सेवोत्तम क्या, ये दो शब्दों को मिला के बना है, सेवा प्लस उत्तम। तो सेवा के मामले में, पब्लिक सर्विस के मामले में जो संस्थाएं उत्तम कार्य करती हैं उनको बोलते हैं कि वो सेवोत्तम के लेवल का काम करती हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में एक सर्टिफिकेशन है, एक प्रमाण पत्र है। जो कंपनियां, जो सरकारी ऑफिस लोक सेवा देने में, रेलवे में इतनी भीड़ से नुकसान क्यों है, क्योंकि टिकट सब्सिडाइज होती हैं, कई चीज़ें हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, ओवर स्टाफिंग है, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेज है, और ऑपरेशन कॉस्ट रेलवे की बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी तुलना में जो टिकट है वो बहुत सस्ती है फ्लाइट से तुलना। फ्लाइट सारी कंपनी नुकसान में चल रही है अभी तो। मेरे ख्याल से भारत में जितनी भी कंपनियां फ्लाइट चला रही हैं उनमें से एक भी फायदे में नहीं है इस समय। वो सब इस उम्मीद में है कि एक समय के बाद फायदा होगा उनको। तो रेलवे तो और सरकारी है, जबकि फ्लाइट से तो आप देखेंगे कि दिल्ली से बॉम्बे अगर एक फ्लाइट जा रही है, उसी फ्लाइट में कुछ लोग बैठे हैं 3000 रुपये में, कुछ बैठे हैं 30,000 रुपये में, एक ही फ्लाइट में। टिकट किस दिन खरीदी, किस क्लास में ली, एक ही क्लास में भी 3000 भी है, 12,000 भी है, क्योंकि मार्केट वाला मामला है ना, रेट फिक्स नहीं है। जितना नजदीक फ्लाइट है टिकट उतनी महंगी हो जाती है। उसके बावजूद फ्लाइट की सारी कंपनियां मतलब नुकसान में चल रही हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है। पर ये सब कंपनियां आगे क्या, हाँ, पर ये सब कंपनियां इस विचार पे काम करती हैं कि हमारी वैल्यू बढ़ती रहे, नेटवर्थ बढ़ती रहे, समय आने पर प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो रेलवे अगर मार्केट ओरिएंटेड होगी तो उसमें टिकट बहुत महंगी हो जाएगी, तो वो हम कर नहीं सकते हैं। पर ये कर सकते हैं कि जो महंगे रूट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की कुछ ट्रेन चलें, जैसे बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, और उसमें कल्पना क्या, टिकट से कुछ नहीं होने वाला उसमें। अगर वो आगे चल के दिल्ली तक हो गया और दिल्ली से बॉम्बे मान लीजिए 4 घंटे में हो गई जर्नी, जो कि उम्मीद है कि हो जाएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग उससे जाना प्रेफर करेंगे। क्योंकि फ्लाइट में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर 1 घंटा वेट करना पड़ता है, 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, तो कुल मिला के 4 घंटे लग जाते हैं। रेलवे स्टेशन शहरों के बीच में होता है, एयरपोर्ट शहरों के बाहर होता है, तो हो सकता है कि लोग ट्रेन को प्रेफर करें उसके बाद। तो अगर दिन भर में 10 ट्रेन चलती हैं और बहुत हैवी रेवेन्यू आता है, तो वो एक पक्ष है केवल, उससे खर्चा भी नहीं निकलेगा।
असली प्रयोग क्या है कि जो बुलेट ट्रेन का पूरा रास्ता है वो पूरा रास्ता कुछ नए शहर क्रिएट करेगा, कुछ स्टॉप बनेंगे, उसके जहाँ स्टॉप बनेगा उसके पास में पूरा शहर क्रिएट हो जाएगा। उस शहर के क्रिएशन से जो इनकम होगी उससे प्रॉफिटेबिलिटी होगी। जैसे डीएमआरसी है, वो टिकट बेच के प्रॉफिट में नहीं आएगी, उसे कुछ और प्रयोग करने पड़ेंगे, नहीं तो टिकट इतनी महंगी हो जाएगी कि फिर उसका मतलब रह नहीं जाएगा। तो ये भी एक पक्ष होता है कि पब्लिक सर्विसेज कितनी महंगी आप कर सकते हैं। सेवा प्लस उत्तम, ये क्या है? एक प्रमाण पत्र है, 2005 में शुरू हुआ था, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने शुरू किया था। आपने नाम सुना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, है ना? तो भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसने एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको बोलते हैं IS 15700। तो ये IS 15700 15700 उन सरकारी कार्यालयों को दिया जाता है जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के मामले में सेवोत्तम सर्टिफिकेशन के लायक माने जाते हैं। समझिए, अगर किसी ऑफिस में जाएंगे बाहर लिखा हो यह ऑफिस IS 15700 है, तो समझ जाना कि यहाँ सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी अच्छी है और सरकार ने इसको प्रमाण पत्र दिया हुआ है। तो सेवोत्तम क्यों लाए थे? सेवोत्तम इसलिए लाए थे कि सिटीजन चार्टर वाला कार्यक्रम विफल हो गया था। और सिटीजन चार्टर वाला कार्यक्रम क्यों विफल हुआ था? उसकी एक वजह थी कि अनिवार्य नहीं था, दूसरा वो अपर्याप्त था। क्योंकि सिटीजन चार्टर जब तक पर्याप्त ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ना हो, उसके बिना सिटीजन चार्टर की कोई वैल्यू है ही नहीं। और ये बात हमारे सिटीजन चार्टर आंदोलन में नहीं हो पाई, इसलिए वो फेल हो गया था। GRS समझ रहे? ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र। तो सिटीजन चार्टर वाला प्रोग्राम फेल हुआ क्योंकि एक तो वो अनिवार्य नहीं था, दूसरा क्योंकि उसमें शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त नहीं था, फेल होना ही होना था। तो सरकार ने अपनी गलती को समझते हुए ये कोशिश की कि हम एक नया प्रयास करें, और इस नए प्रयास में सेवोत्तम में 3 पक्ष थे। तो सेवोत्तम में क्या क्या है? सेवोत्तम में 3 पक्ष शामिल हैं। सेवोत्तम का सर्टिफिकेशन उस विभाग को या उस ऑफिस को मिलता है जो इन 3 क्षेत्रों में बेहतर काम करता है। सेवोत्तम में 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें हैं? पहली बात है सिटीजन चार्टर। अगर किसी सरकारी ऑफिस को चाहिए सेवोत्तम प्रमाण पत्र, तो नंबर 1 तो उसे क्या करना होगा? सिटीजन चार्टर्स को ठीक से इंप्लीमेंट करना होगा। सिटीजन चार्टर के साथ नंबर 2 पर उसको ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को ठीक से मैनेज करना होगा। और इन दोनों के साथ उसे कांस्टेंट या निरंतर रूप से क्षमता विकास पर ध्यान देना होगा। निरंतर क्षमता विकास की सर्विस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करने की जिसमें टेंडेंसी होगी। क्योंकि ग्रीवांस सुन लिया, शिकायत सुन ली, काफी नहीं ना, शिकायत दूर कर दी, लेकिन आगे चल के सिस्टम ऐसा बनाना है कि शिकायत ना आए, अपने आप चीजें ठीक हो। तो जिस सरकारी ऑफिस में ये 3 चीजें एक साथ होंगी उसको बोलेंगे कि वो सेवोत्तम सर्टिफिकेशन का एलिजिबल ऑफिस है। ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है। अंतिम बात है कि इस मामले में सेकंड ARC के सुझाव क्या क्या है। सेकंड ARC ने एक काम किया और उसने कहा कि हम 7 स्टेप का मॉडल सुझा रहे हैं जिससे हम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। 7 स्टेप मॉडल। अगर आप किसी ऑफिस का प्रशासन, मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी सुधारनी हो या सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना हो, दोनों बातें एक ही हैं, दोनों को नोट कर लीजिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी सुधारनी हो या सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना हो, इन चीज़ों के लिए सेकंड ARC की रिपोर्ट नंबर कौन सी होगी? 12। 12वीं रिपोर्ट में 7 स्टेप बताए गए हैं, तो 7 स्टेप नोट कर लीजिए, इनको अपने शब्दों में लिख के आ जाएगा। अच्छा, इसी को सेवोत्तम के 7 चरण भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सेवोत्तम के 7 चरण। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑफिस सेवोत्तम में आए तो 7 चरण हैं जो पूरे करने होंगे। आखिरी चीज़ है, आराम से लिख लो, जल्दी से, फिर फ्री कर देंगे आपको, ठीक है? लिखो। नंबर 1, स्टेप 1, सेवाओं को परिभाषित करना तथा सेवार्थियों को पहचानना। सेवाओं को परिभाषित करना तथा सेवार्थियों को पहचानना, यानी ऑफिस को सबसे पहले क्या करना है? सेवाओं की सूची बना लेनी है कि हम क्या क्या सेवा देंगे, और हमारे क्लाइंट, सेवार्थी समझ रहे हैं ना, क्लाइंट्स, हमारे सेवार्थी कौन कौन लोग हो सकते हैं उसकी एक सूची बनानी है पूरी। ये नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2, प्रत्येक सेवा के लिए समय और गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित करना, निर्धारित करना। प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा और गुणवत्ता संबंधी मानक निर्धारित करना। ठीक। नंबर 3, क्षमताओं का निरंतर विकास करना, कांस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमताओं का निरंतर विकास करना, ब्रैकेट में लिखिए, प्रशिक्षण व तकनीक की मदद से। प्रशिक्षण, नई तकनीक व नए शोध की मदद से, नए रिसर्च की मदद से। नंबर 4, दिए गए मानकों के अनुसार निष्पादन करना। दिए गए मानकों के अनुसार निष्पादन करना। नंबर 5, निष्पादन के ऊंचे स्तर को लगातार बनाए रखना। निष्पादन के ऊंचे स्तर को निरंतर बनाए रखना। नंबर 6, फीडबैक के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से पता लगाना कि नागरिकों में संतुष्टि का कैसा स्तर है। फीडबैक के माध्यम से पता लगाना कि नागरिकों में संतुष्टि का कैसा स्तर है। नंबर 7, फीडबैक के आधार पर, फीडबैक के आधार पर व्यवस्था को और नागरिक केंद्रित बनाना। फीडबैक के आधार पर व्यवस्था को और नागरिक केंद्रित बनाना। अब एक अंतिम हेडिंग बनाइए, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम कैसा होना चाहिए।
जीआर सिस्टम कैसा हो, ऐसा ना देश का नेता कैसा हो, तो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो लिखिए इसमें पहली बात, 2011 के विधेयक, 2011 का कौन सा विधेयक था, है ना आप लोग को? आप सोच रहे पता नहीं कौन सा था, कोई होगा। अभी लिखा था सिटीजन चार्टर एंड पब्लिक ग्रीवांसेस बिल, कुछ सुना होगा ऐसा, कुछ तो ऐसा हुआ था आपके साथ, है ना। 2011 में विधेयक था सिटीजन चार्टर एंड ग्रीवांस रिड्रेसल बिल। ये बिल पास हो गया था या लैप्स हो गया था? लैप्स हो गया था, ठीक है। एक तो इसके आधार पर, प्लस सेकंड एआरसी की 12वीं रिपोर्ट जिसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में इस बात की चर्चा की गई है कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, शुरू में दो हमले कर देना कि हम जो बात करेंगे हवा में नहीं करेंगे। 2011 के इस विधेयक और सेकंड एआरसी की 12वीं रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके आधार पर हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, इसके बेस पे सुझाव दे दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक ऑफिस में, अगर आप सूचना का अधिकार पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो कल हम समझेंगे ही। प्रत्येक ऑफिस में एक पद होना चाहिए जिसको बोलते हैं पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, पीजीआरओ, लोक शिकायत निवारक अधिकारी, निवारण अधिकारी। तो प्रत्येक ऑफिस में एक नियुक्ति होगी लोक शिकायत निवारण अधिकारी की। जैसे सूचना के अधिकार में है ना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, वैसे पीआईओ की तरफ से क्या हो गया, पीजीआरओ। लोग इसके पास शिकायत भेजेंगे, तो शिकायतों को स्वीकार करने की एक निश्चित प्रक्रिया होगी। शिकायतों के लिए, शिकायतों को स्वीकार करने और निपटाने के लिए निश्चित प्रक्रिया, और निश्चित प्रक्रिया कहां बताई जाएगी, सीसी में बताई जाएगी, सिटीजन चार्टर में बताई जाएगी। तीसरी बात, पीजीआरओ का दायित्व होगा 30 दिन के अंदर समाधान। जैसे आरटीआई में 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है, कुछ विशेष सूचना 48 घंटे में, बाकी 30 दिन में देनी होती है। तो इस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी 30 दिन के अंदर शिकायत का समाधान हो जाना चाहिए, नहीं तो पीजीआरओ पर जुर्माना। और वो जुर्माना ऑफिस नहीं भरेगा, उसकी सैलरी से कटेगा। कितना जुर्माना, 50,000 रुपए तक, प्लस दंड, वो मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन जो भी हो। दंड मतलब जेल में चक्की पीसने वाला नहीं, विभागीय कार्यवाही। लेकिन यदि उसने 30 दिन में जवाब दे दिया, समाधान कर दिया अपने हिसाब से, पर उस व्यक्ति को पसंद नहीं आया समाधान, तो अपील करने के लिए उच्च प्राधिकारी, जैसे सूचना के अधिकार में कलम पढ़ेंगे वही सिस्टम है। और अंतिम अपील के लिए, अंतिम अपील तथा नीति निर्माण के लिए एक संस्था बनाने की वकालत की गई है, सेंट्रल ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन, केंद्रीय शिकायत निवारण आयोग। इसका काम होगा किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी नागरिक को परेशानी अगर हुई है और उसने कंप्लेंट की है, समाधान पर्याप्त नहीं हुआ है, तो वो अंतिम अपील यहां कर सकता है और क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। ये एक मोटा मोटा फॉर्मेट होना चाहिए अगर आपसे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में पूछते हैं तो। टॉपिक बहुत बोरिंग था, लेकिन जैसे हर बुरे समय के बाद अच्छा समय आता ही है, बुरा समय कितना भी बुरा हो बीत ही जाता है, तो इस प्रकार आपका ये बुरा समय बीत गया है। अब टॉपिक नंबर 7 में केवल एक हिस्सा बचा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हम कल करेंगे सुबह।